नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जुल्म और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। धर्म सिंह के गांव वाले और हिम्मत के साथ आए पंचायत के लोगों ने मिलकर सलाह करके हिम्मत और सूरत से कहते हैं कि हम सब ने यही फैसला किया है कि पंचायत के कहे अनुसार काजल बिटिया को सूरत के संग भेज दिया जाए। आप लोग काजल के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। यह आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर आज के बाद आप लोगों ने कुछ भी गलत किया काजल के साथ तो अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। सूरत और हिम्मत सब बातों में हाँ भर देते हैं। धर्म सिंह, पंचायत के फैसले का सम्मान रखते हुए मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ दामाद जी। अब की बार मैं तेरे साथ हूँ बेटी, एक बार मेरे कहने से चली जाओ। काजल रोते हुए, ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी, आपकी जुबान का मान रखूंगी। काजल अपनी ससुराल चली जाती है। सूरत और उसके घर वाले अपने प्लान में कामयाब होने से मन ही मन बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों तक सूरत और उसके घर वाले काजल को खूब अच्छे से रखते हैं। सूरत अपने प्लान के मुताबिक अपने घर वालों से अलग हो जाता है। काजल बेचारी सूरत के दिखावे के प्यार को सच मान जाती है। सूरत कुछ दिनों के बाद ड्यूटी चला जाता है। सूरत के पीछे से रामकला और बाकी घर वाले सब काजल का खूब ख्याल रखते हैं। काजल उनकी चाल को समझ नहीं पाती और पूरी तरह से उनके झूठे दिखावे को सच मान के बैठ जाती है। 4 महीने बाद सूरत छुट्टी आ जाता है। सूरत, चलो काजल, आज तुमको शहर घुमा लाऊं। काजल, जी। सूरत और काजल दोनों शहर में घूमने लग जाते हैं। सूरत अपने झूठे प्रेम जाल में पूरी तरह से काजल को फंसा चुका था। सूरत, सुनो काजल। काजल, जी बोलिए। सूरत, मैंने सोचा है हम अपने लिए शहर में एक मकान ले लेते हैं। काजल, जी ले लो। सूरत, पर एक दिक्कत है। क्या? वो मकान मैंने देखा है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और मेरे पास इतने रुपए अभी नहीं है। क्या तुम अपने पापा से कुछ लाख रुपए उधार ला सकती हो? जब अपने पास होंगे तब उन्हें लौटा देंगे। काजल, कितने चाहिए? लगभग 10 लाख रुपए। जी ठीक है, हम दोनों कल मेरे मायके चलते हैं और पापा से रुपये ले आते हैं। सूरत मुस्कुराते हुए उसके गाल पकड़कर हल्के से खींचते हुए, सो क्यूट काजल, तुम कितनी अच्छी हो। काजल अपने पति के मुंह से पहली बार खुद की तारीफ सुनकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन सूरत और काजल धर्म सिंह के घर चले जाते हैं। सूरत धर्म सिंह के पैर छूता है। धर्म सिंह सूरत को गले लगा लेता है। काजल अपने पापा को रुपए देने को बोलती है। काजल अपने पापा को सब बताती है कि सूरत बहुत अच्छे से उसे रखता है। सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। काजल को खुश देखकर धर्म सिंह की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। धर्म सिंह बैंक जाकर 10 लाख रुपए ले आता है। धर्म सिंह 10 लाख रुपए सूरत को सौंप देता है। सूरत, जी मैं 1 साल के अंदर आपकी ये 10 लाख रुपए लौटा दूंगा। धर्म सिंह, कोई बात नहीं बेटा। सूरत ही मन अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हो जाता है। काजल को खुश देखकर सूरत मन ही मन सोचते हुए, कुछ दिन और खुश रह ले काजल रानी, उसके बाद तुझे और तेरे इस बाप को बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। सूरत और काजल 10 लाख रुपए लेकर घर चले गए। घर पहुंचते ही रामकला अपनी बहू की खूब लाड लड़ाती है। रामकला, कितनी प्यारी है रे काजल बेटी तू, तेरे बिना तो एक पल भी दिल नहीं लगता अब हमारा। सूरत, ए माँ, इतने लाड मत कर अपनी बहू के, कहीं बेचारी को सदमा न लग जाए तुम्हारा ये प्यार पाके। रामकला, चुप कर रे छोरे। सूरत, क्या माँ? रामकला, देखा कितनी अच्छी है हमारी बहू, कैसे सिंह जी से पैसे लाके हमारी इच्छाएं पूरी कर दी। काजल अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुन के बड़ा खुश होती है। रामकला, सुन रे सूरत, आज तू काजल को खाना शहर में ही खिला ले। सूरत, जी माँ। रामकला और सूरत ने भनक भी नहीं लगने दी काजल को कि उसके दिल में क्या चल रहा है।
काजल भी सूरत के झूठे प्यार को सच मान बैठती है। हिम्मत और सूरत ने काजल के पापा से लिए रुपयों में से रामकला और सरला के गहने बनवा दिए। बाकी रुपये ब्याज पर दे दिए। काजल, सुनो जी, वो शहर वाला मकान ले लिया क्या? सूरत, हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि ले लिया परसों ही। काजल, अच्छा जी, अब हम वहाँ रहने कब जा रहे हैं? सूरत, सब्र कर मेरी रानी, कुछ दिनों में ही। सूरत, अब हम दोनों अकेले रहेंगे काजल, कोई हमारे बीच में नहीं। काजल, जी। अगले दिन हिम्मत, रामकला, सूरत, सरला सब बैठक में बैठ के प्लान बनाते हैं। कैसे अब काजल को यहाँ से धक्के मार के निकाले। सरला, सब सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। ध्यान से सुनना, अपना काम भी हो गया और किसी को शक भी नहीं होगा। रामकला, ए छोरी, ये जलेबी सी नावना बाता की, जल्दी बता के प्लान से थारा। हिम्मत, थोड़ा सब्र कर सूरत की माँ। सरला, मैं सोच रही हूँ क्यों ना सूरत के जीजाजी को यहाँ बुला लें, वो थोड़ा औरत मिजाजी आदमी ठहरा। सरला, क्या कहना चाह रही है तू? साफ बोलना। सरला, तेरे जीजाजी को शराब पिला के काजल के पास भेज देंगे। मौका देख के माँ शोर मचा के पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेगी। पड़ोसी जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। तब तू बोल देना, ऐसी बदचलन औरत को मैं नहीं रख सकता। पड़ोसी भी तेरा साथ देंगे, देख लेना। फिर ये काजल और इसका बाप कुछ ना कर पाएगा हमारा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। सूरत, बात तो सही है तेरी, लेकिन। सरला, लेकिन क्या? सूरत, अगर जीजाजी ने ये बोल दिया तो, कि वो गलती से काजल के रूम में आ गया और नशे में काजल को ही सरला समझ बैठा, तब क्या होगा? सरला, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, जो वो मेरे सामने जुबान भी निकाल दे, जुबान खींच लूंगी उसकी। रामकला और हिम्मत, वाह बेटी, क्या प्लान बताया है। काजल घर के कामों में लगी हुई होती है, उसको ये भान तक नहीं होता कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उसकी इज्जत पे आंच आने वाली है। सूरत, देखो, सब सावधानी से करना। इस काजल की और इसके बाप की ऐसी बेइज्जती करनी है कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। रामकला, बिल्कुल बेटा, बड़ी बेइज्जती करी थी है ना हमारी पंचायत में। अब देखना, पैसे भी ऐंठ लिए हमने और इसकी बेटी की इज्जत को भी तार तार ना करवाया तो मैं भी तेरी माँ नहीं। सरला अपने पति को फोन करके आने के लिए बोल देती है। 2 दिन बाद सरला का पति सतीश आ जाता है। काजल ने खूब बढ़िया पकवान बनाए सतीश और घर वालों के लिए। सूरत मन ही मन, खिला ले काजल रानी पकवान, आज रात तेरी आखिरी रात होगी इस घर में, तेरे को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। बाप बेटी तिल तिल करके मरोगे। काजल सूरत को सोच में डूबा हुआ देख के, अजी, किस सोच में डूबे हुए हो? खाना खा लो। कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। काजल, मेरे बारे में? ऐसा क्या सोच रहे हो? यही कि तुम कितनी भोली और प्यारी हो काजल। सूरत अपने जीजाजी सतीश को शराब पिला देता है। काजल भी किचन का काम निपटाने के बाद सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है और लाइट बंद करके सो जाती है। उधर सरला, रामकला आपस में बातें करती हैं। सरला, देखना माँ, आज तो इस कलमुही काजल का पत्ता साफ कर देंगे। रामकला, ये सूरत कब तक ऐसे बैठे जमाई जी के साथ बातें करते रहेंगे? दामाद जी थक गए होंगे, उनको सोने के लिए कमरा बता दो। सूरत जी, हाँ माँ। सूरत, चलिए जीजा जी, आपको बिस्तर पर छोड़ आते हैं। सतीश, क्या बात है साले साहब, आज आप बड़े उतावले हो रहे हैं मेरे को सुलाने के लिए। सूरत, अरे जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, नींद आ रही है मुझे। काजल इंतजार कर रही होगी। सतीश, अच्छा ये बात है साले साहब। सूरत सतीश को काजल के कमरे के आगे छोड़ के खुद अपनी माँ और बहन सरला के पास वापस चला आता है। सतीश शराब का नशा होने के कारण काजल के कमरे में जाकर काजल के पास चुपचाप लेट जाता है। काजल गहरी नींद में होने के कारण इस बात से अनजान होती है कि उसके पास सतीश सो रहा है।
जैसे ही सतीश ने काजल को अपनी तरफ खींचा, तब काजल, अजी क्या कर रहे हो? सोने दो, थकी हुई हूं मैं। सतीश कहाँ रुकने वाला था, शराब के नशे में टूट पड़ता है काजल पे। काजल, छोड़िए सूरज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सतीश, कौन सूरत? सहलाई जी। काजल आवाज पहचान जाती है। सतीश जी, आप मेरे कमरे में कैसे? और मेरी इज्जत पे हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? छोड़ूंगी नहीं आपको मैं। सतीश हा हा करके, क्या कर लेगी तू मेरा? काजल ने सतीश को धक्का देके खुद को छुड़ा के भाग के लाइट ऑन करी और कमरे में पड़े लोहे के सरिये को उठाकर सतीश को मारना शुरू कर दिया और साथ में जोर जोर से सूरत और घर वालों को पुकारना शुरू कर देती है। सूरत, सरला, रामकला बड़ा खुश होते हैं काजल के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुन के। सूरत, लगता है जीजाजी ने अपना काम कर दिया। सरला, मेरे पति हैं वो, समझे? मैं जो चाहती हूँ वही करते हैं वो। सूरत, वो तो दिख ही रहा है मेरी प्यारी बहना। रामकला, रुको, तुम दोनों, कुछ सुना तुमने? सूरत और सरला दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या माँ? रामकला, अरे ये आवाज़ तो दामाद जी के चिल्लाने की है। सरला, हाँ, ये आवाज़ तो सतीश की ही है, लेकिन वो क्यों चिल्ला रहा है? उधर काजल जब ये देखती है कि सूरत और उसके घर वालों का कोई भी सदस्य उसकी मदद के लिए नहीं आते, तो वो खुद को बचाने के लिए सरिये से सतीश के सिर पर वार करती है। सतीश के सिर से खून का फंवारा फूट पड़ता है। दर्द से बेहाल सतीश जमीन पे पड़ गया। मौका देखते ही काजल कमरे का दरवाजा खोल के अपनी सास के कमरे की तरफ भाग लेती है। लेकिन जैसे ही काजल अपनी सास के कमरे के पास पहुंची, कमरे के अंदर से सूरत, सरला और रामकला की बातें सुन के काजल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो तीनों हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। बेचारी काजल, हाय बेचारी, आखिर फंसी गई हमारे जाल में। जो काजल हमेशा डरी सहमी रहती थी, आज न जाने उसमें इतना साहस हिम्मत कहाँ से आ गया। काजल ने कमरे के बाहर पड़ी ईंटों को इकट्ठा किया और गुस्से में फूफारते हुए कमरे के दरवाजे को धक्का मार के खोल दिया। जैसे ही सरला, सूरत और रामकला ने काजल को अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ा देखा, तो उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। सूरत, ये क्या बदतमीजी है? तेरी इतनी हिम्मत माँ के कमरे का बिना पूछे दरवाजा खोलने की? रुक तू यहाँ, मैं बताता हूँ तुझे अभी। जैसे ही सूरत उठा, काजल ने कमरे के बाहर इकट्ठी की गई ईंटों की बौछार कर दी तीनों पे। तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई तो बचाओ। शोर सुन के सब पड़ोसी वहां आ गए। पड़ोसियों के आते ही काजल ने सूरत और उसके घर वालों की घटिया करतूतों के बारे में उन्हें बता दिया। सब पड़ोसी बोलने लगे, काजल बेटी, आज से हम सब तेरे साथ हैं, तू डर मत। काजल अपने पापा को फोन करके बुला लेती है। जब तक काजल के पापा आते हैं, उससे पहले पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। काजल के बयान के आधार पर पड़ोसियों की बातें सुन के पुलिस सूरत, रामकला, सरला, हिम्मत और सूरत के छोटे भाई और सतीश सबको गिरफ्तार करके थाने ले गई। सतीश को रेप के आरोप में सीधा जेल में भेज दिया गया। जब धर्म सिंह काजल के पास पहुंचते हैं तो काजल सब बातें उन्हें बताती है। काजल, धर्म सिंह खूब रोते हैं। सभी पड़ोसी धर्म सिंह को बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। ऐसे लोगों के घर अपनी बेटी को फिर कभी मत भेजना। धर्म सिंह काजल को अपने साथ ले आता है। काजल दिन रात रोती रहती है। धर्म सिंह खूब समझाते हैं काजल को। काजल धीरे धीरे अवसादग्रस्त हो जाती है। उधर वो लोग जमानत पे बाहर आ जाते हैं। काजल, पापा, मैं सूरत से तलाक लेना चाहती हूँ। धर्म सिंह, ठीक है बेटा, हम कल ही कोर्ट में जाके तलाक के लिए केस फाइल कर देते हैं। धर्म सिंह, तू चिंता मत कर, उन लोगों से तेरे एक एक आंसू और जख्म का हिसाब लूंगा मैं। अब नहीं छोड़ूंगा उनको ऐसे में। बस तू कमजोर मत पड़ना और ना ही हिम्मत हारना बेटी। तू कमजोर नहीं पड़ेगी ना, तो मैं भी कुछ कर पाऊंगा। काजल, जी पापा। उधर सूरत और उसके घर वाले अफसोस कर रहे हैं कि कैसे उनकी साजिश फेल हो गई, कैसे अब बदला लिया जाए। अगले दिन काजल अपने पापा के साथ कोर्ट जाके तलाक का केस फाइल कर देती है। जैसे ही तलाक के समन सूरत के घर पहुंचते हैं, वो बौखला जाते हैं। सूरत, देखा माँ, पापा कैसे चिड़िया को भी पर निकल आए।
बढ़िया ही हमको अदालत में घसीटने वाली। काजल फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। कभी कॉलेज, कभी कोर्ट में पेशी। इन सब में काजल टूट सी जाती है। काजल हरदम उदास सी रहने लग जाती है। अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर धर्म सिंह का दिल जार जार रोता रहता है। ऐसे हर पल दुखी रहने से ये समस्या खत्म नहीं होने वाली बेटी। अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है और तुम हिम्मत हारने भी लग गई हो। अभी तो बहुत कुछ और भी झेलना होगा तुमको। तुम कमजोर पड़ गई तो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई कैसे जीत पाओगी? धर्म सिंह ने काजल को समझाते हुए कहा। काजल, क्या करूं पापा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों भगवान ने मेरी जिंदगी में दुख लिख दिए? धर्म सिंह, ऐसे नहीं बोलते बेटा। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। सुख और दुख इंसान के जीवन के दो पहलू हैं। आज दुख तो कल सुख भी होगा। इंसान को सब्र और हिम्मत के साथ सब सहन करना चाहिए बेटा। काजल, आप कुछ भी कहो पापा, मेरा दिल ऊब चुका है इन झूठे रिश्ते नातों से। जब रिश्ता निभा ही नहीं सकते तो लोग रिश्ता जोड़ते ही क्यों हैं? किसी की जिंदगी को अपने हाथों का खिलौना समझ के खेलते हुए शर्म क्यों नहीं आती? क्या लड़की होना, किसी के घर की बहू बनना गुनाह है क्या? धर्म सिंह, नहीं बेटा, लड़की होना तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। कुछ सूरत और उसके घर वालों जैसे घटिया लोग इस समाज में होते हैं जो अपने घर की लक्ष्मी का अनादर करने में जरा भी नहीं हिचकते। मानता हूँ कुछ लोगों को ना तो रिश्तों की और ना ही किसी की भावनाओं की कदर कैसे करते हैं, इसकी समझ नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान ही गलत होता है। बहुत से अच्छे इंसान भी इस समाज में हैं जो अपनी बहू बेटियों को पलकों पे बैठा के रखते हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। काजल, मैं जरा तेरे ताऊजी के घर होके आता हूँ। तुम सब बातों को दिमाग से निकाल करके अपनी पढ़ाई करो। कहते हुए धर्म सिंह घर से बाहर चला जाता है। आजा भाई, और सुना, क्या हालचाल है आजकल तुम्हारे? बैठक में घुसते ही धर्म सिंह के बड़े भाई महेंद्र ने पूछ लिया। धर्म सिंह, आप सबकी दया से गुजारा हो रहा है। सही कह रहा है भाई तू। आज के समय में ठीक से गुजारा हो जाए वही बढ़िया है। काजल बिटिया नहीं आती आजकल इधर। कल ही तुम्हारी भाभी शिकायत कर रही थी। धर्म सिंह, आपको तो सब पता है भाई साहब, कितना परेशान रहती है काजल। शारदा के जाने के बाद तो उसने खुद को घर में ही कैद कर लिया है। महेंद्र, समझ सकता हूँ काजल पे इस समय क्या बीत रही है। छोरी की जिंदगी बर्बाद हो गई और हम कुछ कर भी नहीं पाए। रही सही कसर भगवान ने शारदा को हमसे छीन कर पूरी कर दी। धर्म सिंह, भगवान की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता भाई साहब। अब जो भी हो गया उसको मिटा तो नहीं सकते ना। हाँ, थोड़ा बहुत भूलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। महेंद्र, सही कह रहा है तू। गलती तो हमसे ही हुई है जो उन लोगों की मांगे पूरी करते रहे। उस समय हम अगर काजल बिटिया की बात मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। घर भी लुट गया और हमारी छोरी की जिंदगी भी खराब हो गई। अब देखो आगे क्या रहता है। बस अब तो ऊपर वाले पे ही विश्वास है। वो जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। काजल के ताऊजी, अंदर से आती हुई कमला ने अपने पति के सवाल का जवाब दिया। धर्म सिंह, राम राम भाभी। कमला, राम राम देवर जी। और सुनाओ, सब ठीक ठाक तो है ना? आपने तो इधर आना ही छोड़ दिया। ना ही काजल बिटिया आती है अब। पहले तो आती रहती थी। अरे भाभी, एक साथ इतने सवाल? हंसते हुए धर्म सिंह ने कहा। अरे भाई, तुम्हारी भाभी तो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह जो ठहरी, एक बार बोलने के बाद मजाल क्या सामने वाले को बोलने का मौका दे दे। कहते हुए दोनों भाई ठहाका मार के हंसने लग गए। हंस लो आप दोनों भाई, जितना हंसना है मेरे पर। अरे भाभी, आप नाराज मत हो, हम दोनों तो ऐसे ही आपसे अपनी दुखी दिल को हल्का करने के लिए मजाक कर रहे थे। धर्म सिंह, काजल तो शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रही। मैं तो समझा समझा के थक चुका हूँ। अब आप ही उसको समझा सकती हो भाभी। वो क्या है ना,
एक माँ ही अपने बेटी की दिल की बात को ज़्यादा अच्छे से समझती है। अब शारदा तो रही नहीं, ये काम अब आपके ज़िम्मे है। 10 दिन बाद तलाक के केस की पहली तारीख है। उधर से सूरत और उसके घरवाले भी आते होंगे। काजल अभी से घबराई हुई बैठी है। न जाने तारीख वाले दिन क्या हाल होगा मेरी बेटी का। उदास लहजे में धर्म सिंह ने कहा, कमला, आप चिंता मत करो देवर जी, हम सब साथ हैं काजल के। मैं कल घर आके उसको समझाऊंगी और तारीख वाले दिन की चिंता आप मेरे पे छोड़ दो। मैं जाऊंगी अपनी छोरी के साथ तारीख पे कोर्ट में। धर्म सिंह, देखा तुम्हारी भाभी कितना चिंता करती है काजल की। कमला, क्यों ना करूं, छोरी अपनी ही तो है। छोरी तो सबके सिर की होती है, पूरे गांव की छोरी समान ही होती है। अपनी छोरी के हक की लड़ाई में मैं तो कदम से कदम मिला के साथ चलूंगी। बेशक और कोई काजल का साथ दे या ना दे, मैं तो पीछे हटूंगी ही ना। इब काजल से कह दियो देवर जी, जब तक उसकी ताई जिंदा है उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं सर। अच्छा तो भाई, मैं चलता हूँ। काजल अकेली घर पर इंतजार कर रही होगी। कहते हुए धर्म सिंह उठ के अपने घर की तरफ चल दिया। आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है घर में घुसते ही धर्म सिंह ने कहा, हाँ पापा, आज सब आपकी पसंद का बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए आपकी पसंद का खाना बना के खिलाए हुए। चहकते हुए हाथ में कड़छी लिए काजल रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बहुत बढ़िया मेरी लाडो, हमेशा ऐसी ही हंसती मुस्कुराती रहा कर। आज तो आप जल्दी आ गए, ताऊ जी मिले या नहीं? अरे मिल आया, और ज़्यादा देर बैठा रहता तो तुम अकेली बोर हो जाती, और फिर ऊपर से आते ही तुम्हारी झिड़की सुनने को फिर ही फोकट में मिलती। और हाँ, तुम्हारी ताई जी उल्हाने दे रही थी। किस बात का उल्हाना? जहाँ तक मेरे को याद है मैंने तो उनके बारे में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कंधे उचकाते हुए काजल ने कहा, अरे वो कह रही थी तुमने उनके घर जाना ही बंद कर दिया। अच्छा तो ये बात है। मैं तो तब सोच रही थी पता नहीं ताई जी किस बात को लेके नाराज है। धर्म सिंह, थोड़ा घर से बाहर निकला करो बेटी। ऐसे घर में घुटे रहना ठीक नहीं है। थोड़ा सामाजिक बनो, लोगों से मेलजोल बढ़ाओ। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।